नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एक बार फिर से बात करने वाले हैं सुपर हिट फास्ट रिवीजन सामान्य ज्ञान भाग की। जैसा आप लोग जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में मेरा प्रयास रहता है कि ऐसे वन लाइनर फैक्ट्स को आपके सामने कलेक्ट करके लाया जाए जो आपके एग्जाम की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और एग्जाम के लास्ट मोमेंट में जब आपके पास समय बहुत कम होता है तो इस सीरीज के माध्यम से आप काफ़ी लाभान्वित हो सके और आप अपने पूरे पाठ्यक्रम का तेजी के साथ से रिविजन कर सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो के स्टार्ट में दोस्तों ये लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है। तो अगर आप अभी तक आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वहाँ पे अन्य सारे भी हमारे लिंक मिल जाएंगे सोशल मीडिया के, जैसे कि फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, तो उसके माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो पहला फैक्ट है इसमें कि भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत में सर्वप्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी 6 अप्रैल 1948 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में। देखिए अभी तक अगर हम बात करें कि कितनी औद्योगिक नीति आ चुकी है, तो अभी तक जो है 1947 में स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत में जो औद्योगिक नीति आई है उनका सन यहाँ पे दिया गया है। पहली औद्योगिक नीति जो है 1948 में आई थी, दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में आई थी, तीसरी औद्योगिक नीति 1977 में आई थी, चौथी औद्योगिक नीति 1980 में आई थी, पांचवी औद्योगिक नीति 1990 में आई थी और छठी औद्योगिक नीति 1991 में आई थी। लेकिन सातवीं औद्योगिक नीति 2022 की भी यहाँ पे चर्चा हम लोगों को देखने को मिले, लेकिन इसके संदर्भ में अभी अधिक जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो कुल मिलाकर अभी तक जो 6 बार तो औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है और सातवीं जो औद्योगिक नीति की घोषणा किया जाना प्रस्तावित था 2022 में। इसके संदर्भ में जैसा भी हमारे पास कोई अन्य डेटा उपलब्ध होगा तो हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से अपडेट करेंगे। अगला पॉइंट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना हुई थी वर्ष 1964 में और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी 1948 में और डॉक्टर होमी जे भाभा की अध्यक्षता में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित एक अगले फैक्ट को हम देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना सबसे पहले अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग में की गई थी। और ये जो वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग है, ठीक है, इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी जून 1948 में, यानी सबसे पहले वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग की स्थापना हुई थी जून 48 में और उसी के अंतर्गत जो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी 1948 में। लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से प्रधानमंत्री के सीधे प्रभार में की गई थी। यानी परमाणु ऊर्जा विभाग की अगर पूछा जाए कि स्थापना कब की गई थी तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी 3 अगस्त 1954 को राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से। और इसके बाद 1 मार्च 1958 को सरकारी संकल्प के अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो देखिए एक यहाँ पे परमाणु ऊर्जा आयोग की 2 डेट आपको मिल रही। पहली डेट हमने जो बात की कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी 1948 में, अगर सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है। लेकिन यही प्रश्न अगर आपसे घुमा के पूछ लिया जाता है कि परमाणु ऊर्जा विभाग में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी या परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये फिर आपका ऑप्शन बदल जाएगा और ये हो जाएगा वर्ष 1958। तो सेम नाम है, कंफ्यूज आप बिल्कुल भी मत होइएगा। प्रोजेक्ट लून किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट लून जो संबंधित था बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित था, यानी वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। प्रोजेक्ट लून गूगल का एक प्रोजेक्ट था और जिसका उद्देश्य दूर संवेदी इलाकों तथा आपदाग्रस्त क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना था। लेकिन प्रोजेक्ट लून को जनवरी 2021 में निष्क्रिय कर दिया जा चुका है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था और कब किया था। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जोहानसन ने वर्ष 1905 में। फ्रांसिस्को पेलसर्ट एक डच पर्यटक था जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया हुआ है। या जहांगीर काल के शासनकाल का अगर मूल्यांकन विवरण हमें देखना है तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा फ्रांसिस्को पेलसर्ट के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है। देश के मुख्य शैक्षिक संस्थान और अनुसंधान केंद्र को जोड़ने वाली को कौन जोड़ता है। तो ये ई-नेट जोड़ती है। ई-नेट यह शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क का संक्षिप्त रूप है। भारत सरकार ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया था। तो भारत सरकार ने केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया था वर्ष 1985 में।
अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है, एक्सप्लोरर ऑफ पाथ्स। सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन है, डायल अप सर्विस। देखिए ये चूंकि यहाँ पे सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा की बात की जा रही है, तो इंटरनेट की गति और उसके प्रकार का यहाँ पर हमने डेटा लिया है, कलेक्ट किया है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे जो तेज अभी के समय में बात करें इंटरनेट प्रदाता जो है वो फाइबर या केबल होती है, जिसकी स्पीड जो है 10,000 Mbps या 10 Gbps होती है। इसके बाद DSL का नंबर आता है जिसमें 140 Mbps की स्पीड होती है, 5G की 1100 Mbps की स्पीड होती है, और फिक्स्ड वायरलेस में 100 Mbps की स्पीड होती है, सैटेलाइट में 100 Mbps की स्पीड होती है, और 4G LTE नेटवर्क में 950 Mbps की स्पीड होती है। तो यानी देखिए क्रम अगर सबसे तेज इंटरनेट गति के आधार पर इंटरनेट के प्रकार को व्यवस्थित करना हो तो सबसे तेज में आपका फाइबर और केबल आएगा, उसके बाद 5G आएगा, फिर DSL आएगा, और उसके बाद जो है फिक्स्ड वायरलेस और सैटेलाइट आएगा, और बाद में जो है 4G LTE नेटवर्क आएगा। अगला पॉइंट है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1875 में। अगर अब हम दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसे माना जाता है एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज को। जो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है वो दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, और अगर इसकी स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड उपस्थित होते हैं स्थायी कठोर जल में। पक्षियों का उद्गम जुरेसिक काल में हुआ था। नगर पालिका अपने पहले अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक अपने अस्तित्व में बनी रह सकती है। एंड अगला पॉइंट है कि मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। CR गोपालचारी ने द वे आउट नामक पंपलेट जारी किया था। कब जारी किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, या भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत यानी बाद में। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। किसने नर बल प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो नर बल प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था हार्डिंग प्रथम ने, जिसका शासनकाल था 1842 से 1844 तक। किसने हड़प नीति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित और सुदृढ़ कर दिया था, तो बिल्कुल सभी लोग आप इससे परिचित हैं, लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी की ये नीति राज्य हड़प नीति की, जिसमें जैसे आप लोग जानते हैं कि ऐसे शासकों की साम्राज्य को ब्रिटिश हुकूमत में मिला लिया जाता था जिनकी कोई अपनी जो है संतान नहीं होती थी। भारत में वर्षा का औसत जो है 118 सेंटीमीटर है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, यानी भारत में अगर सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है प्रश्न पूछा जाए तो ये आएगा लेह में। विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन कौन सा है, तो विश्व व्यापार संगठन है WTO। किस देश को सिंगल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो सिंगल द्वीप के नाम से श्रीलंका को जाना जाता है। हिंद महासागर द्विध्रुव इंडियन ओशियन डाइपोल को भारतीय नीनो के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारतीय नीनो के नाम से किसे जाना जाता है, तो हिंद महासागर द्विध्रुव को, इंडियन ओशियन डाइपोल को। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को वर्ष 2017 जून में अभ्यारण्य के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था। सबसे पुरानी मंगोलाइड प्रजाति कौन सी है, तो पूरा मंगोलाइड प्रजाति जो है सबसे पुरानी मंगोलाइड प्रजाति है। राज्य में मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा की जाती है। भारत में मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा का 80% भाग किस वर्षा के रूप में होता है, तो भारत में मानसून के द्वारा होने वाली वर्षा का 80% भाग जो है पर्वतीय वर्षा के रूप में होता है। किस वर्ष भारत को गणराज्य घोषित किया गया था, 26 जनवरी 1950 को, आप सभी लोग जानते हैं इसको। एंड त्रिस्तरीय पंचायती राज की अनुशंसा किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। मुगल काल में शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, तो मुगल काल में शिक्षा संबंधी सुधार किए थे अकबर ने। दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह उत्तरी अमेरिका का न्यूयॉर्क है। मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। लोकपाल से संबंधित प्रस्ताव भारत में पहली बार किस वर्ष में आया था, तो लोकपाल से संबंधित जो प्रस्ताव है भारत में पहली बार आया था वर्ष 1969 में। किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% प्रतिवर्ष तक बढ़ाना था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय था 2007 से 2012 तक, इसका जो लक्ष्य था कृषि आधारित वृद्धि दर को 4% तक प्रतिवर्ष बढ़ाना था। भारत में आर्सेनिक के कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है, तो ये दामोदर नदी है।
राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खरे। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किया जाता है। लिएंडर पेस ने अटलांटा ओलंपिक 1996 में टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। सिंगापुर मलय पेनिनसुला के ऊपरी शिखर पर स्थित है। राज्य व्यापार निगम की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य व्यापार निगम की स्थापना की गई थी वर्ष 1956 में। भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 148 से 151 तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में उपबंध किया गया है। यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 है वो संबंधित है नियंत्रक महालेखा परीक्षक से। भारत सरकार का आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह है जम्मू कश्मीर। एंड सर्वप्रथम अम्ल वर्षा का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम अम्ल वर्षा का प्रयोग किया था रॉबर्ट ऑगस्ट ने। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एग्जाम ओरिएंटेड जो कि कहीं ना कहीं किसी परीक्षा में पूछे गए हैं या इनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना काफी अधिक है। तो आज के इन फैक्ट्स को लेके आया हूँ। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यद्यप जो मैं फैक्ट्स कलेक्ट करता हूँ उसमें बहुत सावधानी रखता हूँ, लेकिन हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स होने के कारण कहीं कोई गलती रह गई हो। तो अगर ऐसी गलती कोई मुझे भविष्य में पता चलती है तो मैं कमेंट करके उसे पिन कर दूंगा। तो जब भी आप कोई वीडियो पढ़ाई वाला देखें तो एक बार आप कमेंट जरूर चेक कर लिया करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।